हेलो एवरीवन। मेरा नाम जीवन सिंह, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा बहुत चेंज पीछे वाली स्लाइड में हुआ है। पहले हमारी जो क्लासेस थी वो जीवन सर फिजिक्स क्लासेस के नाम से थी। केवल हम इस प्लेटफॉर्म से आपको फिजिक्स पढ़ाने का काम कर रहे थे, लेकिन अब हमारे साथ बेहतरीन टीचर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे अब क्लासेस का नाम हो गया है रैंकविल, ठीक है। और हमारा एप्लीकेशन भी है रैंकविल ऐप के नाम से, प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आगे की कहानी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, हम फिजिक्स के बैच लॉन्च कर रहे हैं, न्यू बैच। इसके अलावा कुछ क्लासेस आपकी यूट्यूब पर होंगी, कुछ क्लासेस हमारे क्या आपका फिर आगे की क्लासेस हमारे ऐप पर ही आपको मिलेंगी। हमारा सिर्फ और सिर्फ काम है कि बेस्ट एंड अफोर्डेबल एजुकेशन आपको दें और धीरे धीरे जिससे कि आप अपनी मंजिल की ओर चल जाएं। आप देखिए, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जैसा देख ही पा रहे हैं आज की क्लास में हमारी पहली यूनिट क्या है, आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, बेसिक ऑफ फिजिक्स। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेसिक ऑफ फिजिक्स जिस स्टूडेंट का स्ट्रांग होता है उसकी फिजिक्स भी बहुत स्ट्रांग होती है और ये आना भी चाहिए। अब देखिए, बेसिक ऑफ फिजिक्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ऐसा भी नहीं कि इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर के आप पढ़ते रहें, आपको केवल उतना ही पढ़ना है जितना कि आप फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। सबसे पहले हमारी क्या है आपका बेटा, यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पहली 4 से 5 यूनिट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया फिजिक्स की, तो इसका मतलब क्या है, 11th और 12th क्लास की फिजिक्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी और आसान बनाने का हम काम करेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी बोरिंग आपको फील नहीं होगी फिजिक्स के इनसाइड। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट का एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि बहुत लंबी समय से मैं ऑफलाइन मोड में पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन मोड में तो मैं कुछ ही समय से जुड़ा हूँ, ठीक है। मैंने बच्चों की एक प्रॉब्लम देखी है कि वो बच्चे सबसे पहले हायर ऑर्डर थिंकिंग वाली स्किल्स प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको सॉल्व करने का काम करते हैं। मैं कहता हूं कि सबसे पहले आप बेसिक सॉल्व करिए, बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, फिर उससे थोड़ा टफ न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, सबसे लास्ट में जाकर के चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे तो आप निश्चित ही बहुत अच्छी फिजिक्स आप सीख पाओगे। क्लियर है? तो यहाँ तक की चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, पहले कुछ लेक्चर्स में मैं स्पीड बहुत स्लो रखूंगा, क्योंकि ड्रॉपर्स बच्चे भी इसको देखेंगे, फाउंडेशन वाले बच्चे भी देखेंगे, न्यू बिगनर्स जो 11th क्लास में आए हैं वो बच्चे भी इनको देखने का काम करेंगे। पहले कुछ लेक्चर्स में मेरी स्पीड बहुत ही स्लो रहेगी, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे हम स्पीड बढ़ाने का काम करेंगे। आप देखिए, चलिए सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज की क्लास में हम फिजिक्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं। फिजिक्स, सबसे पहला सवाल तो हमारा यही होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है। बेसिक सी बात है, जो जिस चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मान लीजिए किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि फिजिक्स क्या है, अगर आप इसको ही डिफाइन नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या दिक्कत वाली बात है। अब देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में फिजिक्स हमारी क्या है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर एंड फिनोमिना, एंड फिनोमिना। क्लियर है? हम ये कह सकते हैं कि नेचर के बारे में स्टडी करना और इसके फिनोमिना के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है, ठीक है। जो अपने चारों ओर अपने सराउंडिंग में आप चीज़ों को देख रहे हैं ना, वो सब फिजिक्स है बेटा, ठीक है। तो आपने इसके बारे में जान लिया, स्टडी ऑफ नेचर एंड फिनोमिना को ही हम क्या कहेंगे, आपका फिजिक्स कहेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बहुत सारी बातें हैं वैसे तो डिस्कशन के लिए, लेकिन मैं वो सारी बातें नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो सारी बातें आपकी अंडरस्टूड है और धीरे धीरे उन बातों को सीख भी जाओगे। केवल मैं पॉइंट टू पॉइंट बातें करना चाह रहा हूं, फुल ऑफ कंपटीशन मूड के हिसाब से काम करना चाह रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट यूनिट में मैं एक चीज यहां पर लिखता हूं कि सबसे पहला सवाल है हमारा कि क्वांटिटी क्या होती है,
ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या है कि हमारे पास कि क्वांटिटी क्या होती है, तो क्वांटिटी हमें समझना है कि क्वांटिटी क्या है। सीधे हम पहुंच जाते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, वो बात ठीक है, लेकिन हम बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ हम जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले क्वांटिटी के बारे में मैं लिखना चाह रहा हूं कि इट इज ए नंबर। क्वांटिटी क्या है? आपका एक नंबर भी है। मान लीजिए हमने कह दिया कि ये संख्या में 5 है, दूसरा 10 है, और क्या आपका कोई 20 है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिसका नंबर ज़्यादा उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा। क्लियर है? तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्वांटिटी क्या है? एक नंबर है, ये एक अमाउंट है। क्वांटिटी इज ये नंबर, अमाउंट एंड मीजरमेंट ऑफ समथिंग, एंड मीजरमेंट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का मीजरमेंट भी हमारा क्या है? क्वांटिटी है। क्लियर है सभी को? तो आपने इसके बारे में जान लिया कि क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी हमारा एक नंबर है, अमाउंट है, एंड मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। तो यहाँ तक क्वांटिटी के बारे में आप सभी को समझ में आया होगा कि क्वांटिटी क्या है। बेसिक से आप पढ़िए, ज़्यादा जल्दी में अफरा तफरी बिल्कुल नहीं मचाइए कि जल्दी जल्दी से हमारा सिलेबस हो। ठीक है, सिलेबस कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, विद इन टाइम आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्वांटिटी के बारे में जान लिया कि क्वांटिटी क्या है बेटा, एक नंबर है, अमाउंट एंड मेजरमेंट ऑफ समथिंग। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि हमको फिजिक्स नहीं आती। फिजिक्स इसलिए नहीं आती है, सबसे पहले कंडीशंस को रिमाइंड करना पड़ता है, और कंडीशंस को रिमाइंड करने के बाद फिर हमें क्या है, आपका चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है जहाँ पर वो रिक्वायर्ड है। क्लियर है? तो क्वांटिटी सभी को समझ में आ गया कि क्वांटिटी क्या है। अब देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि क्वांटिटी हमारी कितने टाइप की होती है। क्वांटिटी 2 टाइप की होती है। सबसे पहली अगर बात की जाए तो आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज के साथ साथ हमारी दूसरी क्वांटिटी होती हैं जिनको कहते हैं हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं बेटा? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ये दूसरा टाइप है। ठीक है, 2 टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, एक तो फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरा क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब सवाल ये है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ठीक है, अब सवाल क्या है हमारे पास कि जी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है या नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। जैसे जैसे मैं चीज़ों को समझाता जा रहा हूँ उसी तरीके से कंडीशंस को आप रिमाइंड करते रहें। मैं ये कह सकता हूं कि सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज, सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज, सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड, जिनको क्या आपका मेजर किया जा सकता है। मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके जिनको मेजर कर सकते हैं ना, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी कि फिजिकल क्वांटिटीज हमारी क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, किसका? इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके। तो वो सभी क्वांटिटीज हमारी कौन सी हैं? फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, जैसे आप 10th क्लास में पढ़ करके आए होंगे, करंट को मीजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। यस और नो? अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस को मीजर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनको मीजर करने के लिए क्या है, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो सभी क्वांटिटीज हमारी कौन सी हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। अरे मीजर किया जाएगा तो इंस्ट्रूमेंट्स का तो इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि लेंथ को मीजर करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? मीटर या सेंटीमीटर स्केल का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये भी तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। तो आप सभी को ये बात समझ में आ गई कि फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब दूसरा सवाल हमारा ये कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ये तो बात आपको समझ में आ ही चुकी होगी। अगर फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको मालूम है अच्छे से, तो नॉन फिजिकल तो इसका उल्टा हो गया, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर ही नहीं कर सकते। क्लियर है? तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज, सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज, सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड,
विच कैन नॉट बी मीजर्ड, जिनको हम क्या आपका मीजर ही नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहना चाह रहा हूं कि आपकी माँ आपको प्यार कर रही है, मेरी माँ मेरे को प्यार कर रही है, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि लव, भाई लव को मीजर नहीं कर सकते कि कितना प्यार कर रहे हैं, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम नहीं बता सकते ना, लव का मीजरमेंट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मान लीजिए को आप किसी से नफरत कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं, क्लियर है, हेट की अगर बात की जाए तो हेट को भी हम मीजर नहीं कर सकते, कौन कितना नफरत किससे कर रहा है। इसके अलावा इमोशन की अगर बात करें, किसके अंदर क्या कितना इमोशन है, ठीक है, इसको भी नहीं हम बता सकते। तो इसका मतलब क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम क्या आपका मीजर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जिनको मीजर नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहा जाएगा। अब देखिए फिजिक्स तो बिना मीजरमेंट के चलने वाली नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पूरी फिजिक्स के अंदर हमारी कौन सी क्वांटिटीज पढ़ी जानी है, फिजिकल क्वांटिटीज का ही काम है, लव और इमोशन का कोई भी काम नहीं है। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को हम यहीं पे ड्रॉप कर देंगे, अब आगे लेकर के ही नहीं जाएंगे। तो हमें पूरी फिजिक्स में जो खेलना है, किसके साथ खेलना है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज के साथ हमको खेलना है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज की आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, आगे चल करके फिजिकल क्वांटिटीज और कितने टाइप की हमारी बन जाएंगी, तो उन सभी के बारे में आपको समझना है। क्लियर है सभी को? तो यहाँ तक की चीज़ें आप सभी को समझ में आ चुकी होंगी। सबसे पहली बात, क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनिट एंड मेजरमेंट से पहले फिजिकल वर्ड आता है, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है क्योंकि वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो स्टार्टिंग करी है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से स्टार्टिंग करी है। क्लियर है? कंपटीशन के हिसाब से मैं चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, केवल कंपटीशन के हिसाब से आप पढ़िए। देखिए सबसे पहली बात, ऐसा भी नहीं है कि इन्हीं यूनिट्स में, जो पहली यूनिट्स हैं हमारी यूनिट एंड मेजरमेंट, स्केलर, वेक्टर वगैरह, इनमें ही बहुत सारा टाइम आप खपा दें, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। जितना मैं पढ़ाऊँ उतना सफिशियंट रहेगा पहली 2-3 यूनिट्स में, ठीक है। काइनेमेटिक्स से हम क्या आपका चीज़ों को बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने का काम करेंगे, रियल फिजिक्स तो काइनेमेटिक्स से ही स्टार्ट आपकी होगी। क्लियर है? तो यहाँ तक की चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई, फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा, आगे की स्लाइड पर हम पहुँचते हैं। सबसे पहले मैंने पहले ही कह दिया है कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पूरी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी जाएंगी। तो हमने यहाँ पर लिखा फिजिकल क्वांटिटीज़, हमने यहाँ पर लिखा बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज़, और फिजिकल क्वांटिटीज़ आप जान चुके हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। अब सबसे पहले मेरा सवाल ये कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हमारी कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज भी हमारी कितने टाइप की होती हैं, तो ये हमें निकालना है। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज के क्या पढ़ना चाह रहा हूँ, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, PQ, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए सबसे पहली बात, फिजिकल क्वांटिटीज की अगर बात करें, बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, मैं ये कह सकता हूं कि डायरेक्शन के आधार पर फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे बांटा गया है। देखिए किसी भी चीज़ का डिवीजन करना चाहते हैं ना, तो बेस होना चाहिए हमेशा। 2 स्टूडेंट मेरे पास हैं, तो 2 स्टूडेंट के बीच में भी मैं डिफरेंस कई तरीके से बता सकता हूँ, एक की हाइट ज़्यादा है दूसरे की कम है। क्लियर? ये अच्छा पढ़ता है, ये कम पढ़ता है, समझ में आया? तो सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ। अगर मैं किसी भी चीज़ में डिवीजन अगर बता रहा हूँ तो मेरे को ये बताना ज़रूरी है कि किस बेस के ऊपर आप इन चीज़ों का डिवीजन कर रहे हो, ठीक है, या इनका टाइप कर रहे हो। अब देखिए बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शन के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी बच्चों हमारी 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन से टाइप हैं? सबसे पहली बात, एक तो है हमारी स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, एक है हमारी कौन सी, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। दूसरी क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो दूसरी क्वांटिटीज है वेक्टर क्वांटिटीज। तो आपने डायरेक्शन के आधार पर तो आपने बता दिया कि डायरेक्शन के आधार पर फिजिकल क्वांटिटीज हमारी कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की। एक तो स्केलर क्वांटिटी है और दूसरा कौन सा है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर और वेक्टर के बारे में आपने जान लिया है क्या है क्या नहीं। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो दूसरा पॉइंट यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा डिवीजन क्या है, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी।
डिपेंडेंसी कहने का मतलब क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है या नहीं है, उनके आधार पर फिजिकल क्वांटिटी हमारी कितने टाइप की होती हैं, तो ये भी चीज़ हमें समझना है। सबसे पहली बात, डिपेंड करने के आधार पर फिजिकल क्वांटिटीज हमारी दो टाइप की हैं। सबसे पहले एक तो है हमारी कौन सी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन सी हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये भी हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, ठीक है। दूसरी की अगर हम बात करें तो दूसरी है बच्चों ड्राइव्ड क्वांटिटीज। कौन सी हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और तीसरी क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो तीसरी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तीसरी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इनके बारे में भी हम जानेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आपने यहां तक क्या जाना, फिजिकल क्वांटिटीज को हमने क्या है डायरेक्शन के आधार पर तो दो भागों में बांटा है, एक तो हमारा स्केलर है और दूसरा कौन सा है, वेक्टर क्वांटिटीज है। डिपेंड करने के आधार पर बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, ये तीन टाइप की हैं, एक तो फंडामेंटल है, दूसरे की अगर बात करें तो दूसरी हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज है, तीसरी हमारी कौन सी है बच्चों, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। क्लियर है, तो यहां तक की चीजें आप सभी को समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं स्केलर एंड वेक्टर के बारे में। स्केलर एंड वेक्टर के बाद फिर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल क्या होती है, ड्राइव्ड क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्या होती हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। इन सभी के बारे में हमें बच्चों यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर पहले समझाना चाह रहा हूँ किसके बारे में, स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर है, मैग्नीट्यूड के अलावा विच हैव नो डायरेक्शन, हैव नो डायरेक्शन, जिनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, उन सभी क्वांटिटीज को बेटा हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज के बारे में आपने जान लिया कि स्केलर क्वांटिटीज क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कह दिया टाइम, ठीक है। टाइम के पास मैग्नीट्यूड है लेकिन टाइम के पास डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्लियर है। दूसरे की अगर बात करें, मान लीजिए मैंने ये कह दिया स्पीड, स्पीड के पास मैग्नीट्यूड है बेटा लेकिन इसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो ये सभी की सभी क्वांटिटीज हमारी स्केलर क्वांटिटी कहलाएंगी। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में आपने समझ लिया है कि स्केलर क्वांटिटी हमारी क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चों की ये भी बात है कि तो सर स्लाइड बनाइए। बेटा जो चीज़ें मैं लिख करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, ये सबसे बेस्ट है बेटा, ठीक है। इससे ज़्यादा बेस्ट चीज़ें कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने मैनी मोर स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सेलेक्टेड भी हैं, ठीक है। आईआईटी में भी पढ़ रहे हैं, एम्स में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हर जगह पढ़ रहे हैं, तो ये हमें मालूम है कि सबसे पढ़ाने का वे बेस्ट वे क्या है बेटा, ठीक है। आप अभी लर्नर हैं बेटा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ स्लाइड क्या है बेटा। इन चीज़ों को मैं छाप देता, छापने के बाद फिर दो टिक लगाता और स्लाइड कंप्लीट हो जाती, ठीक है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, आप जितना पेन चलाएंगे ना बेटा आप उतने ही ज़्यादा निखरेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जितना ज़्यादा पेन चलाओगे उतने ज़्यादा निखरोगे आप, ठीक है। आपने स्केलर क्वांटिटीज के बारे में जान लिया जिनके पास मैग्नीट्यूड है, और इसके अलावा क्या आपका जिनके पास डायरेक्शन नहीं है, उन सभी क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। आगे का पॉइंट जो मैं इसमें बताने जा रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को समझिएगा। स्केलर क्वांटिटीज की अगर बात करें, स्केलर क्वांटिटी कोई भी है हमारी, या तो जीरो होगी, हो सकती है, या क्या है आपका पॉजिटिव हो सकती है। स्केलर क्वांटिटी बेटा नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर है। तो यहां पर आपने इसके बारे में जान लिया। टाइम की अगर बात की जाए तो टाइम हमारा क्या होगा, या तो जीरो होगा या टाइम पॉजिटिव होगा, टाइम नेवर भी नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया। इसके अलावा बहुत सारी सिचुएशंस हमारी फिजिक्स में ऐसी होती हैं जहां पर टाइम नेगेटिव निकल आता है, तो बेटा नेगेटिव साइन वहां पर और कुछ चीजें रिप्रेजेंट कर रहा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
अब देखिए नेक्स्ट, लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। स्पीड की अगर बात की जाए तो स्पीड हमारी क्या आपका या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, क्लियर है। तो आपने इसके बारे में जान लिया कि स्केलर क्वांटिटी हमारी क्या है, जिनके पास मैग्नीट्यूड है, जिनके पास डायरेक्शन नहीं है, उन सभी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। बेटा स्केलर का ही मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया। तो स्केलर ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो। आप देखिए वेक्टर क्वांटिटीज किसको कहा जाएगा, वेक्टर क्वांटिटीज हम समझना चाहते हैं ऐसी क्वांटिटी जिनके पास क्या है भाई, मैग्नीट्यूड होता है, क्लियर है। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास विच हैव डायरेक्शन, जिनके पास क्या है, डायरेक्शन होती है, विच हैव डायरेक्शन, जिनके पास बेटा डायरेक्शन भी होती है, क्लियर है। इसके अलावा एंड आल्सो फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, एंड आल्सो फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जो बच्चा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है ना, तो वही हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, ये फिजिकल क्वांटिटीज के जो मैंने टाइप बनाए ना, स्केलर और वेक्टर, बेटा ये अलग अलग यूनिट है, इनको इतने ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपने जान लिया कि वेक्टर क्वांटिटी, देखो 10th क्लास तक तो जो आपने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो आपने किए थे ना, वो स्केलर क्वांटिटीज के किए थे। 2 में 4 जोड़ा 6 आ गया। लेकिन अब 11th क्लास में क्या आपका वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन सबसे ज्यादा है। वेक्टर क्वांटिटीज को हमारे जोड़ने के नियम है ना, वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। ऐसी वेक्टर क्वांटिटी फिर किसको कहा जाएगा, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो है ही है, और वो क्या आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर को जोड़ने के जो नियम है अगर उनको भी फॉलो कर रहा है तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। आगे बात समझ में कि नहीं आता। ये तीनों कंडीशन बेटा मस्ट हैं, ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए। अगर कोई आपसे ये कहे, कि जी किसी के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं। तीसरी बात ये भी है कि उसको क्या आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करना चाहिए। नहीं आई बात समझ में। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं, करंट की अगर बात की जाए, जैसे मैं यहां पर एग्जांपल बताना चाहता हूं, करंट की अगर मैं बात करूं, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो करंट हम नहीं फॉलो करता है तो करंट कौन सी क्वांटिटी में जाएगा, स्केलर क्वांटिटी में जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो। अब जैसे मैं आपसे एग्जांपल के तौर पर ये कह सकता हूं, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और ये क्या आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है, तो ये हमारा कैसा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो यहां तक की चीजें बेटा आप सभी को समझ में आ गई होंगी कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। वेक्टर के लिए ये तीनों कंडीशंस हमारी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपने इन चीजों को जान लिया है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए, अब हमारा फिजिकल क्वांटिटीज का दूसरा पार्ट क्या है, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। डिपेंड करने के आधार पर फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पूरी फिजिक्स में क्या पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटीज ही पढ़ना है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज के डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पर दो चीजें आ गई, स्केलर और वेक्टर। डिपेंडेंसी के बेस पर क्या आपका 3 पार्ट में हमने इसको बांट दिया है। अब देखिए 3 पार्ट हम देखने वाले हैं, 3 पार्ट कौन कौन से बनते हैं, ठीक है। इन तीनों पार्ट्स का मतलब क्या है, अब देखिए सबसे पहली बात, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब क्या है, ऐसी क्वांटिटी जो क्या आपका किस एन अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो एन अदर किसी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती हैं, तो उन सभी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। बात सभी को समझ में आ गई होगी कि यस और नो। तो मैं ये कह सकता हूं कि दे आर, सबसे पहली बात, दे आर इंडिपेंडेंट, they are independent on another physical quantities, another physical quantities जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर कैसी होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। क्लियर है, बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई।
सभी को यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं? फंडामेंटल का ही मतलब क्या है? जो अपने आप में अकेला है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। क्लियर है सभी को? जिसके ऊपर सभी बेस्ड है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ बायो में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है? तो सेल क्या आपका फंडामेंटल है, सेल की से सभी बने हैं। ठीक है, सेल से सभी बने हैं, तो सेल हमारा फंडामेंटल हो गया। उसी तरीके से मैं बताना चाहता हूं हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। एग्जाम्पल समझिए। सबसे पहली बात देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मास अपने आप में अकेला है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। दूसरा लेंथ, इसके अलावा तीसरे की अगर बात करें टाइम, चौथी फंडामेंटल यूनिट की अगर हम बात करें बच्चों टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद पांचवा क्या आपका करंट, ये भी समझाएंगे करंट कैसे फंडामेंटल है। ठीक है, 6 पॉइंट की अगर बात की जाए तो लुमिनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद 7वां पॉइंट है लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी। क्लियर है? तो ये बेटा हमारी क्या आपका 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो आप सभी को ये पता चला कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की संख्या कितनी है हमारी, तो वो कितनी है? 7 है। ठीक है, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, टेम्परेचर, टाइम, लेंथ, मास। क्लियर है सभी को? तो यहां तक ये बातें आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं। अब देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ को कैपिटल एल, टाइम को कैपिटल टी, टेम्परेचर को के या थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को आई या ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा यूनिट एम्पियर है, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, MOLE, लेकिन अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसको MOL से रिप्रेजेंट करेंगे। लुमिनियस इंटेंसिटी को हम बेटा कैंडिला, CD कैंडिला से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को समझ में आया होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं, जो किसी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रही हैं, जो अपने आप में अकेली हैं। उन फिजिकल क्वांटिटीज को हमने एक नाम दे दिया जिसका नाम है क्या बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर है? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आप सभी को समझ में आया। अब देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहली बात, ये हमने ऐसी फिजिकल क्वांटिटी देखी जो किसी के ऊपर भी बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। ये हमने ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज देखी बेटा जो किसी के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है, तो इनको हमने नाम क्या दे दिया? फंडामेंटल। मान लीजिए 100 लोगों की भीड़ है, या मैं ये कह सकता हूं आपके घर में 5 सदस्य हैं, एक पर्सन ऐसा है जो घर में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो उसको नाम हमने क्या दे दिया? फंडामेंटल। आगे बात समझ में? उनको हमने नाम क्या दे दिया? फंडामेंटल नाम दे दिया। अब देखिए, फंडामेंटल का काम क्या है, मैं एक लाइन और लिख रहा हूं इसके लिए एक पॉइंट। दे फॉर्म फाउंडेशन ऑफ another physical quantities। कहने का मतलब क्या है, जो इनके अलावा जो फिजिकल क्वांटिटी बची है ना, उनके लिए ये एक फाउंडेशन का काम करती हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके फादर सर्विस में है भाई, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट है आपकी फैमिली में। ठीक है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। फैमिली के इनसाइड की बातें की जा रही हैं। अगर बाहर के स्ट्रक्चर में जाएंगे तो वो भी डिपेंडेंट है किसी ना किसी के ऊपर। घर के इनसाइड की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वो क्या आपका एक फाउंडेशन का काम कर रहे हैं आपके घर के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी वैसे तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन ये क्या आपका बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज के लिए क्या करती हैं? आपका फाउंडेशन का काम करती हैं। या तो ये हमेशा ही अंदर बाहर कहीं की भी बात करो, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज तो हमेशा ही कैसी हैं? इंडिपेंडेंट है। समझ में आ गया? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनियस इंटेंसिटी, बेटा ये सभी की सभी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। और बाकी की फिजिकल क्वांटिटी अगर बनाना है, उनको बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया कि फंडामेंटल क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये ऑलवेज फंडामेंटल ही है। कोई ये कहे कि ये, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि घर के अंदर आपके फादर इंडिपेंडेंट है, बाहर डिपेंडेंट है। क्लियर है? वो वाली बात नहीं है बेटा, अंदर बाहर हर जगह इंडिपेंडेंट ही है ये। क्लियर? अब देखिए, नेक्स्ट अगर बात की जाए ड्राइव्ड क्वांटिटीज की, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमारी क्या है। ठीक है,
ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के रिपीटेशन से बनती हैं, बार बार रिपीट करने से बनती हैं, उन्हीं सभी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं बेटा, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमारी क्या है क्या नहीं है, यस और नो। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं कि दोज क्वांटिटीज, यहां पर लिखता हूं बेटा, दोज क्वांटिटीज which are formed due to repetition of fundamental quantities, जो क्या है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज के रिपीटेशन से बनती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। क्लियर है सभी को, ड्राइव्ड क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, लेंथ और ब्रेथ बेटा है तो दोनों ही लंबाई, है तो दोनों ही लेंथ, लेकिन नाम ही तो अलग अलग है। मान लीजिए जैसे मैं कह देता हूं कि एक मोहन है एक सोहन है तो दोनों ही इंसान, ठीक है। उसी तरीके से मैं यहां पर कह सकता हूं एरिया क्या आपका लेंथ के 2 बार रिपीटेशन से बना है, तो 2 बार रिपीटेशन से बना है तो एरिया हमारी कैसी क्वांटिटी हो गया, ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गया। एग्जांपल के तौर पर मैं वॉल्यूम कह सकता हूं, वॉल्यूम क्या है, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, यस और नो। LBH की अगर बात करें तो तीनों की तीनों हमारी क्या है, आपका फंडामेंटल है, और लेंथ है, लेंथ के 3 बार रिपीटेशन से बना है। डेंसिटी की अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का 1 बार रिपीटेशन हुआ है और लेंथ का 3 बार रिपीटेशन हुआ है। क्लियर है, तो उससे हमारी क्या बनी, वॉल्यूम क्या हो गई भाई, डेंसिटी हमारी क्या हो गई, ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। तो आपने ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में जान लिया कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमारी क्या है क्या नहीं है, यस और नो। अब बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, तीसरे टाइप की क्वांटिटीज है हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। देखिए सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, हमने इसमें एडिशनल, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, एडिशनल, ठीक है। हमने कुछ क्वांटिटी अलग से और ऐड करी है इसमें, जिनको हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहा, जिसको हमने क्या कहा, एडिशनल, यस और नो। जैसे आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में कभी कभी जब सीनियर क्लासेस में चले जाएंगे, सीनियर क्लासेस में एक एडिशनल सब्जेक्ट मान लीजिए एडिशनल लिया है हमने, ठीक है। कभी कभी 12th में आप क्या करते हैं, मैथ के साथ बायो लेने का काम करते हैं, बायो एडिशनल है। उसी तरीके से हमने इनके साथ जोड़ दिया, इन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को ही हमने एडिशनल क्वांटिटी कहते हैं। और एडिशनल क्वांटिटी हमारी 2 हैं, एक तो भाई हमारे पास कौन सा है, प्लेन एंगल, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास बच्चों जिसका नाम क्या है, सॉलिड एंगल। तो भाई सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, इन दोनों के बारे में आपने जान लिया कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल हमारी कैसी क्वांटिटी हैं, एडिशनल क्वांटिटीज़ हैं। तो एडिशनल क्वांटिटीज़ के बारे में आपने जान लिया है कि एडिशनल क्वांटिटीज़ हमारी क्या है क्या नहीं है। क्लियर है, यस और नो। भाई इन सभी के बारे में हमें डिटेल्स में पढ़ना है, इन सभी के बारे में हमें डिटेल्स में पढ़ना है। बात सभी को समझ में आ गई। मैंने यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ का पूरा यहाँ पर डिवीजन कर दिया है। हर बच्चे के दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी ये बात है। स्केलर, वेक्टर, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये सारी चीज़ें अभी हम डेप्थ में जाकर के धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई होंगी क्या है क्या नहीं है, यस और नो, चीज़ें क्लियर होंगी। तो मेरा ये कहना है कि आप नोट डाउन कर सकते हैं इन चीज़ों को, बहुत अच्छे से आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ तक की चीज़ें बेटा आप सभी को समझ में आ गई कि क्वांटिटीज़ क्या है। क्वांटिटीज़ मैंने आपको समझाया कि क्वांटिटीज़ क्या है। क्लियर है, मैंने आपको बताया कि क्वांटिटीज़ हमारी कितने टाइप की हैं। फिर मैंने ये भी बताया कि पूरी फिजिक्स में कौन सी क्वांटिटीज़ चलने वाली हैं। जो क्वांटिटीज़ पूरी फिजिक्स में इस्तेमाल होंगी वो कौन है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी हमने क्या आपका डिवीजन कर दिया। तो यहाँ तक की चीज़ें सभी को समझ में आई होंगी क्या है क्या नहीं। क्वांटिटीज़ आप सभी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। क्लियर है, तो यहाँ तक की चीज़ें बेटा सभी को समझ में आई। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप बेटा वीडियो को पॉज कर लिया करें, पॉज करते हुए लिखते रहें, ठीक है। या पहले पूरा लेक्चर्स देख लें, फिर उसके बाद दोबारा से आप इसको लिखना स्टार्ट करें। बिना लिखे चीज़ें नहीं सीखी जा सकती है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक कहानी ये है, इंसान और चिंपैंजी में बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो काम इंसान करता है वही काम चिंपैंजी करता है।
ठीक है, जो काम इंसान करता है वही काम चिंपैंजी भी करता है, कभी कभी ज़्यादा भी करता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चिंपैंजी और इंसान में बस इतना ही फर्क है कि हम इस उंगली को इस अंगूठे के साथ मिला सकते हैं, लेकिन चिंपैंजी इस उंगली को इस अंगूठे के साथ नहीं मिला सकता है। तो बेटा ये तपस्या है ना, हजारों वर्षों की तपस्या के बाद हम इन चीज़ों को मिला पाए थे। अगर ये अब हमारी मिल गई है ना तो लिख लिया करो, नहीं आई बात समझ, ये अगर मिल गई है तो लिख लिया करो, नहीं लिख रहे हो तो समझ लो चिंपैंजी बनने जा रहे हो भाई आप। ठीक है, तो पढ़ा करो चीज़ों को। अब देखिए क्वांटिटीज समझ लिया क्या है क्या नहीं है। अब आगे की एक बात मैं लिखने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड यूनिट्स। क्वांटिटीज हमने पढ़ ली, यूनिट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, अब देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले मैं यहां पर डिफाइन करूंगा कि यूनिट्स क्या है। आप अपने अपने मन में डिफाइन करिए कि क्या है यूनिट्स। यूनिट्स क्या आपको एक्चुअल में आता है कि नहीं आता है कि यूनिट क्या है। भाई यूनिट आप 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, उससे पहली क्लासेस से भी 8th क्लास से भी यूनिट्स पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि यूनिट्स क्या होती हैं। तो देखिए मैं आपसे यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, इट गिव्स ए स्पेसिफिक मीनिंग, इट गिव्स ए स्पेसिफिक मीनिंग इन द मेजरमेंट, इन द मेजरमेंट। बेटा मेजरमेंट में किसी नंबर को मैं ये कह सकता हूं, इट गिव्स ए स्पेसिफिक मीनिंग टू द नंबर, टू द नंबर इन मेजरमेंट। किसी नंबर को जो स्पेसिफिक मीनिंग देने का जो काम करता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, फिर से मेरी बात यहां पर ध्यान दें, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी एक नंबर को हमने स्पेसिफिक मीनिंग दे दिया, उसी को हम क्या कह रहे हैं, यूनिट्स कह रहे हैं। ठीक है, यूनिट्स क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये कहना चाह रहा हूं कि भाई देखो ये 5 एक नंबर है, 5 एक नंबर के साथ अगर मैंने मीटर लगा दिया तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्पेसिफिक मीनिंग दे दिया कि ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 न्यूटन। क्लियर है सभी को। तो 5 मीटर की अगर बात की जाए, 5 मीटर हमारा मीटर लग गया, मीटर क्या है भाई, यूनिट। देखो 5 की अगर बात करें तो 5 तो हमारे पास क्या है भाई, नंबर है, 5 क्या है, नंबर है। और जैसे ही यहां पर ये मीटर लगा है, जो यूनिट लगा है, इस यूनिट ने इस नंबर को एक स्पेसिफिक मीनिंग दे दी, और स्पेसिफिक मीनिंग देने के बाद ये क्या बन गया भाई, लेंथ बन गया। क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं इट गिव्स ए स्पेसिफिक मीनिंग टू द नंबर इन द मेजरमेंट। मेजरमेंट में किसी एक नंबर को एक स्पेसिफिक मीनिंग देता है। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बेटा मैंने यहां पर लिखा 5 जूल। देखिए ये नंबर हो गया, ये जूल किसको इंडिकेट कर रहा है, एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है, यस और नो। तो आपने इसके बारे में जान लिया। मान लीजिए मैं आपसे कह देता हूं यहां पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देता हूं, देखिए नंबर सेम है लेकिन यूनिट क्या कर रही है, एक स्पेसिफिक मीनिंग दे रही है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा किसको रिप्रेजेंट करने लगा है, यहां पर टेम्परेचर को इंडिकेट करने लगा है। क्लियर है, स्पेसिफिक मीनिंग दे दिया टेम्परेचर का। मान लीजिए मैं आपसे कह देता हूं कि 5 न्यूटन, 5 न्यूटन की अगर बात की जाए तो यहां पर क्या हो गया, ये इस न्यूटन किसको इंडिकेट करता है, फोर्स को। तो ये क्या आपका एक स्पेसिफिक मीनिंग दे दिया फोर्स को। क्लियर है, यहां तक की चीजें सभी को समझ में आ गई। 5 मीटर, 5 जूल, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 न्यूटन की अगर बात की जाए तो जैसे ही यूनिट नंबर के साथ जुड़ा ना भाई, उसको एक स्पेसिफिक मीनिंग दे दिया। आगे बात समझ में कि नहीं यहां तक। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक की चीजें सभी को समझ में आ गई होंगी क्या है क्या नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सबसे पहली अगर बात की जाए तो यूनिट्स के बारे में आप यहां पर इंफॉर्मेशन ले चुके हैं कि यूनिट्स एक्चुअल में हमारी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए इधर की तरफ मैं जो आपको बताने वाला हूं वो क्या बताने वाला हूं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स, हमारी यूनिट्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए, एक यूनिट के करेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या होने चाहिए। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स की बेटा अगर मैं बात करूं, हमारी जो यूनिट है ना वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए।
क्लियर है सभी? शुड बी वेल डिफाइंड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मैं वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, 5 मीटर। मीटर हमेशा क्या आपका लेंथ को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ पर मेरे घर में मीटर का मतलब लेंथ है, आपके घर में मीटर का मतलब एनर्जी है, ऐसा नहीं। या इस कंट्री में मीटर का मतलब लेंथ है, दूसरी कंट्री में मीटर का मतलब टेम्परेचर मान रहे हैं, नहीं। यूनिट कहीं भी जाए, कंट्री टू कंट्री कहीं पर भी जाए, लेकिन वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। मीटर का मतलब ऑलवेज लेंथ होना चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, यूनिट्स शुड बी इनवेरिएबल। यूनिट शुड बी इनवेरिएबल, यूनिट बदलनी नहीं चाहिए। आगे बात समझ में? यूनिट शुड बी इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं। यह कौन बेटा? यूनिट, ठीक है। प्लेस, टाइम, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, क्लियर है? ह्यूमिडिटी इनके हिसाब से बदलनी नहीं चाहिए, इनके हिसाब से बदलनी नहीं चाहिए, क्लियर है? तो यहां पर आप सभी को ये बात सभी को समझ में आ गई है क्या है क्या नहीं है। यूनिट शुड बी इनवेरिएबल। ऐसा नहीं कि प्लेस टू प्लेस क्या आपका यूनिट बदल जाए। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा तो और कुछ मायने हो गए, टेम्परेचर घटा तो और कुछ मायने हो गए। इसके अलावा हीट, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, ऐसा नहीं कि बरसात हो गई तो वो बदल जाए, नहीं। इन सभी चीजों पर क्या रहेगी भाई? इंडिपेंडेंट रहेगी, क्लियर है? तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट मानता हूं इस पॉइंट को मैं, ठीक है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, क्लियर है? रिप्रोड्यूसिबिलिटी की का मतलब क्या है? रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब क्या है यहां पर, कि मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास कोई 1 किलोग्राम है, हमारे पास क्या है, कोई 1 किलोग्राम है, और वो 1 किलोग्राम हमसे खो जाए, ठीक है। या पूरी इंडिया से 1 किलोग्राम खो गया। ऐसा नहीं कि हम कोई भी 1 किलोग्राम मान लें कि अब आज से 1 किलोग्राम, नहीं। जो हमारी फिजिक्स के लॉज हैं, उन फिजिक्स के लॉज का फिर से इस्तेमाल करके हम वही 1 किलोग्राम उतना ही बना पाए, तो इसी को कहते हैं बेटा रिप्रोड्यूसिबिलिटी। आगे बात समझ में कि नहीं आता? क्लियर है? तो आपने जान लिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट हमारे क्या है। सबसे पहली बात, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, यूनिट शुड बी इनवेरिएबल होनी चाहिए। ये भी पॉइंट मैंने हिंदी में लिख दिया है, ठीक है। मैं आपसे पहले ही कहना चाह रहा हूं कि हिंदी और इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज नहीं, फिजिक्स में लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन हमारे बोलने, जो बोल रहे हैं ना, वो इफेक्टिव होना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं वो सही होना चाहिए, जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, जिन लॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आपने रिप्रोड्यूसिबिलिटी का, रिप्रोड्यूस कर सके हम, यूनिट को रिप्रोड्यूस करना हो सके, वो क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, 1 लीटर अगर खो गया तो इसका मतलब क्या है, उन फिजिक्स के लॉज को फिर से इस्तेमाल करके हम फिर से 1 लीटर बना दें। ऐसा नहीं कि दुनिया से 1 लीटर गायब हो गया तो हमने एक बहुत बड़ी बाल्टी को अब 1 लीटर मान लिया, नहीं आई बात समझ। या छोटी सी एक बाल्टी को हमने क्या आपका 1 लीटर मान लिया कि चलो आज से हम इसको मान लेते हैं, नहीं बेटा। कोई भी चीज़ जो डिफाइन की गई है ना, फिजिक्स के लॉज से डिफाइन की गई है। बात सभी को समझ में आ गई? अब चौथी अगर बात करें तो चौथा पॉइंट हमारे पास ये भी है कि यूनिट शुड बी इजीली अवेलेबल। यूनिट हमारी इजीली अवेलेबल भी होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आप दुकान में गए और दुकान में आपने कहा कि हमें 1 मीटर कपड़ा चाहिए। दुकानदार इस तलाश में बैठा हुआ है कि हम दिल्ली से 1 मीटर लाएंगे तब जाकर के मेजर करके ही देंगे आपको, नहीं। 1 मीटर हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। वही क्या आपका, हमारी क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट में है, इजीली अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 1 मीटर किसी राजघराने में रखा है, वहीं से लेकर के आएंगे तब जाकर के 1 मीटर का कपड़ा आपको मेजर करके देंगे, नहीं। ये यूनिट हमारी इजीली अवेलेबल हो, क्लियर है? तो ये क्या आपका, किसी भी यूनिट के हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसी भी यूनिट के हमारे क्या आपका गुण हैं।
आगे बात समझ में कि नहीं यहाँ तक? अब देखिए यूनिट वाइज सभी को समझ में आ गई होगी कि यूनिट एक्चुअल में क्या है, ठीक है। यूनिट के अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मैंने यहाँ पर आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट भी आपको समझा दिया है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट हमारी क्या है, क्लियर है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट के बारे में आप जान चुके हैं कि व्हाट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और इस पॉइंट को बहुत अच्छे ढंग से आप देखिएगा, बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा भाई। सबसे पहली बात हमने यूनिट समझ लिया कि यूनिट क्या है, हमने ये भी जान लिया कि एक अच्छी यूनिट्स के या यूनिट्स के हमारे पास क्या क्या गुण होने चाहिए, ये भी हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी पूरी दुनिया में यूनिट्स की अगर बात करें तो हमारी मीजरमेंट सिस्टम बनाए गए, हमारी क्या है मीजरमेंट सिस्टम बनाए गए। मीजरमेंट सिस्टम क्यों बनाए गए? जब तक मीजरमेंट सिस्टम नहीं थे तो चीज़ों को आदान प्रदान करना है ना, तो वो बहुत टफ था। मान लीजिए आप किसी दुकानदार से चीनी लेकर के आ रहे हैं, तो शुगर अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो उसने एक कंटेनर में दे दिया कि ये कंटेनर 100 रुपये का है, ये कंटेनर क्या आपका 50 रुपये का है, क्लियर है। तो वहां पर एक्चुअल मीजरमेंट नहीं हो पा रही है। एक्चुअल मीजरमेंट के लिए क्या आपका हमारी मीजरमेंट सिस्टम दुनिया में क्या आपका डेवलप हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीजरमेंट सिस्टम इन वर्ल्ड, मीजरमेंट सिस्टम इन वर्ल्ड, दुनिया में मीजरमेंट के सिस्टम बने, बहुत सी सिस्टम बने बेटा, बहुत से मीजरमेंट सिस्टम बनाए, अलग अलग कंट्रीज ने सभी ने क्या आपका मीजरमेंट सिस्टम अपने अपने बनाए। लेकिन यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं फेमस मीजरमेंट सिस्टम, ठीक है, फेमस मीजरमेंट सिस्टम इन वर्ल्ड। देखिए कहने का मतलब क्या है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पॉलिटिशियंस की अगर बात करें, इंडिया में पॉलिटिशियंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ फेमस पॉलिटिशियन है, उन्हीं के नाम लिए जाते हैं। पॉलिटिशियंस तो बहुत हैं लेकिन फेमस के नाम लिए जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि फेमस मीजरमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड, हमारी पूरी दुनिया में मीजरमेंट के लिए जो फेमस मीजरमेंट सिस्टम थे उनके नाम क्या थे। सबसे पहली अगर बात की जाए तो एक सिस्टम था जिसका नाम था एमकेएस सिस्टम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? मीटर के का मतलब क्या है? किलोग्राम सेकंड, क्लियर है, मीटर किलोग्राम सेकंड। बात सभी को समझ में आ गई यहां तक। दूसरी सिस्टम की अगर बात करें तो बेटा एक सिस्टम था सीजीएस सिस्टम, जिसका नाम सी का मतलब क्या है? सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के अलावा जी का मतलब क्या है? ग्राम, और तीसरा एस का मतलब क्या हो गया? सेकंड, सीजीएस सिस्टम। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो तीसरा है एफपीएस सिस्टम। जैसे एफ का मतलब फुट हो गया, पी का मतलब क्या हो गया? पाउंड हो गया, और एस की अगर बात करें तो एस का मतलब क्या हो गया? सेकंड। हमारी, मैं फिर से बार बार इन चीज़ों को रिपीट कर रहा हूं, हमारी पूरी दुनिया में बहुत से मेजरमेंट सिस्टम थे बेटा, लेकिन हमारी ये 3 मेजरमेंट सिस्टम क्या आपका सबसे ज़्यादा फेमस थे, तो इसलिए मैं 3 पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। तो अब मीटर किलोग्राम सेकंड के बारे में जान लिया, इसके अलावा सीजीएस सिस्टम के बारे में जान लिया, इसके अलावा क्या आपका एफपीएस सिस्टम के बारे में भी आप जान चुके हैं कि एफपीएस सिस्टम हमारा क्या है क्या नहीं, क्लियर है। कहने का मतलब क्या है? एमके सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये कुछ क्या आपका एशियन कंट्रीज की अगर बात करें तो इन्होंने फॉलो किया था, इन्होंने बनाया था। जैसे इंडिया की अगर बात करें, हमने क्या आपका एमके सिस्टम को फॉलो किया, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज की अगर बात करें, कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने किसको फॉलो किया था? सीजीएस सिस्टम को फॉलो किया था, ठीक है। रसिया की अगर बात करें तो सीजीएस सिस्टम को फॉलो करता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए, कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने क्या आपका एफपीएस सिस्टम को फॉलो किया। जैसे ब्रिटेन की अगर बात करें, आज भी वहां पर आप मॉल्स में जाएंगे, कोई भी मांस अगर आप ले रहे हैं, कोई भी सामान अगर ले रहे हैं तो वहां पर पाउंड में मेजर किया जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, नॉर्मल वर्बल भाषा में यही तो कहते हैं कि 1 किलोग्राम शुगर देना, 1 किलोग्राम ये सब्जी देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एमके सिस्टम और सीजीएस और इसके अलावा एफपीएस सिस्टम सभी को समझ में आ गया। दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया में बहुत से सिस्टम बनाए गए, लेकिन फेमस सिस्टम ये है। एमके सिस्टम के अकॉर्डिंग लेंथ को किस में मेजर किया जाएगा बच्चों? मीटर में मेजर किया जाएगा। और मास को बच्चों किस में मेजर किया जाएगा? किलोग्राम में।
टाइम को किस में मीजर किया जाएगा, सेकंड में मीजर किया जाएगा। क्लियर है। सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या आपका लेंथ को हम किस में मीजर करेंगे, सेंटीमीटर में। इसके अलावा ग्राम मास को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम में। इसके अलावा टाइम को हम किस में मीजर करेंगे, सेकंड में। एफपीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लेंथ को किस में मीजर करेंगे भाई, फुट में। इसके अलावा मास को हम किस में मीजर करेंगे, पाउंड में। टाइम को हम क्या आपका एफपीएस सिस्टम में किस में मीजर करेंगे, सेकंड में मीजर करेंगे। तो यहां तक की चीजें आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं, मेजरमेंट सिस्टम सभी को समझ में आ गया क्या है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हर कंट्री ने अपने अपने सिस्टम बना लिए मेजरमेंट सिस्टम, लेकिन दो कंट्री आपस में क्या करना चाहती हैं, व्यापार करना चाहती हैं। तो व्यापार करने पर बहुत सी समस्या आई कि मैं अपने मेजरमेंट सिस्टम के हिसाब से चीज़ें दूंगा आपको, वो कह रहा है कि नहीं हम अपने मेजरमेंट सिस्टम के हिसाब से चीज़ों को लेंगे। बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इसके लिए क्या आपका मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल सिस्टम पर एक सिस्टम अलग से डेवलप किया गया और उसका नाम क्या पड़ा हमारा, एसआई सिस्टम। उसका नाम क्या पड़ा बच्चों, एसआई सिस्टम। मैं इधर की तरफ लिखता हूं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मान लीजिए किसी भी इंटरनेशनली किसी भी यूनिट को अगर हमें डिफाइन करना है तो इसी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाएगा। भाई सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या क्या शामिल किया गया। सबसे पहली बात एमकेएस सिस्टम की जो यूनिट्स हैं 3, इनको शामिल किया गया। प्लस इसके अलावा 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज को भी शामिल किया गया। और इसके अलावा बेटा 2 हमारी कौन सी है बेटा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी शामिल किया गया। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को भी शामिल किया गया किसमें, आपका इंटरनेशनल सिस्टम्स में। सभी को बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। एमकेएस की अगर बात करें तो मैं ये कह सकता हूं मास मीटर लेंथ हो गया, किलोग्राम हो गया, मास हो गया, टाइम भी हो गया, बाकी की 4 फंडामेंटल भी हो गई। तो ये 4 और 3 क्या हो गई बेटा, 7 की 7 फंडामेंटल हो गई कि नहीं हो गई। तो मैं ये लिख सकता हूं कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमारी और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को अगर हम आपस में मिला दें, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को अगर आपस में मिला दें तो इन्होंने हमारा क्या बनाया भाई, एसआई सिस्टम बनाया। क्लियर है सभी को। मैं ये कह सकता हूं एमकेएस में ये 4 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को ही हमने जोड़ दिया है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि मॉडिफाइड एमकेएस सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं भाई, एसआई सिस्टम कहते हैं। तो आपने ये जान लिया कि मॉडिफाइड एसआई सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, एसआई सिस्टम कहते हैं। मॉडिफाइड एमकेएस सिस्टम, मॉडिफाइड एमकेएस सिस्टम को ही हम एसआई सिस्टम कहते हैं। फिर से चीज़ों को रिमाइंड करिए, मेजरमेंट सिस्टम फेमस हमारी एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस है। फिर हमें क्या आपका इंटरनेशनली एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पर है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम पर हमने क्या देखा, एमकेएस जो सिस्टम की यूनिट्स हैं हमारी, और बाकी की जो 4 हमारी क्या है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट्स, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट्स, इन सभी को शामिल करके क्या आपका एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया। तो मैं ये कह सकता हूँ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ जो मैंने आपको बताई थी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इनको भी क्या आपका एसआई सिस्टम में शामिल किया गया। तो यहाँ तक की चीज़ें सभी को समझ में आ गई होंगी। तो आपको क्वांटिटी और यूनिट्स के बारे में समझ में आया होगा। क्वांटिटी क्या है, ये एक नंबर है, अमाउंट है, और मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट है या समथिंग, ठीक है। इसके अलावा यूनिट्स के बारे में जाना कि किसी के साथ बैठा तो उसका मोड ही चेंज कर देगा। तो ये कह सकते हैं कि इट गिव्स ए स्पेसिफिक मीनिंग टू द नंबर इन द मेजरमेंट, जैसे मैंने बताया था। क्लियर है, स्पेसिफिक मीनिंग हर जगह दिया। यूनिट्स करेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या क्या होने चाहिए यूनिट्स के। मेजरमेंट सिस्टम हमारी जो दुनिया में बनाए गए वो मैंने यहाँ पर फेमस बताए हैं, बनाए तो हजारों गए थे। समझ में आया कि नहीं आया। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मैंने आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको समझाया है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारा क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ तक की चीज़ें बेटा आप सभी को समझ में आई होंगी क्या है क्या नहीं है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, धीरे धीरे आप इन चीज़ों को आगे बढ़ते रहें, चीज़ों को पढ़ते रहें, चीज़ों को समझते रहें।
ठीक है, धीरे धीरे आपके पास लेक्चर्स आपके पास पहुंचते रहेंगे जैसे ही हमें समय मिलेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें आप पढ़ते रहिए, लेकिन रेगुलरिटी हम रखेंगे आपके लेक्चर्स के लिए आपके बैच में, ठीक है। और आपका सपोर्ट चाहिए हमें, आपका प्यार चाहिए। दूसरी बात, आपके बिना सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सपोर्ट का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई करें। सपोर्ट का मतलब क्या है, आप पढ़ाई करें, सिलेक्शन लें। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि तो आप प्रचार प्रसार के लिए मैं आपको लगा दूं कि आप मेरी वीडियो लाइक शेयर करें कि ये करें, कुछ मत करिए, आप सिर्फ पढ़ाई करिए अपनी, ठीक है। जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे मेरे द्वारा पढ़ाई हुई फिजिक्स को लेकर के, तो उस दिन हम खुद ही हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आ चुकी हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार सभी को। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिए, जल्दी ही हम अपलोड करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरे कहने का मतलब ये है कि लास्ट में जाते जाते एक बात कह रहा हूँ कि जितना मैं आपको पढ़ा दूँ उतना कंप्लीट करिए। बाकी का फिजिक्स पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको हर दिन आपकी मंजिल के करीब लेकर के जाऊँगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच।